रहती हैं ताकि ये नष्ट ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। और यूनिसेलुलर, इनका कोई नष्ट होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मिट जाए नष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड हाई डू डू, आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं? आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा हमें भरोसा है आप पर, ठीक है। तो बात करते हैं हम, आज बात करनी है हमें सेल की, मतलब कोशिका की बात करनी है, ठीक है। सेल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले सेल की खोज की थी वो किसने की थी? लीवेनहॉक ने। किसने? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है ना। इनने सेल की खोज की थी। उसके बाद बताया था कि सेल डिवीजन होता है, ये बताया था 1855 में। किसने? 1855 में रोडल्फ बर्गो ने, ठीक है। इन्हें बताया था कि सेल में डिवीजन होता है, जो एक सेल से दूसरी सेल में क्या हो सकती हैं? बढ़ सकती है, एक की, दो, दो की, चार, चार के, ऐसे डिवाइडेशन होता जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, हमारी बॉडी में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां सेल प्रेजेंट ना हो। हमारी ऑल ओवर बॉडी में सेल प्रेजेंट रहती है। तो हम बात करते हैं यहां सेल की। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवित हैं, ठीक है, उनकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है क्या? सेल, मतलब कोशिका, ठीक है। जो कोशिका से क्या मिलकर शरीर बना हुआ है, और कोशिका ही हमारे बॉडी में क्या कर रही? काम कर रही है, ठीक है। अब बात करें सेल के प्रकार की, तो सेल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये सेल कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती हैं, मतलब सिंगल सेल, इसमें कोई ज्यादा सेल्स नहीं होती, एक सिंगल सेल होती है। जैसे कि बात करें हम वायरस की, बैक्टीरिया की, ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं? सिंगल सेलुलर होते हैं, ठीक है। जो कहने आते हैं, ये एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल का, एग्जांपल है क्या? बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। अब बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, इसमें बहुत ज्यादा सेल प्रेजेंट रहती हैं। अब ये भी आपको समझना जरूरी है कि सेल दो प्रकार की क्यों है, यूकैरियोटिक क्यों है और प्रोकैरियोटिक क्यों है। अच्छा, तो हम समझ लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल वे सेल होती हैं जिनके ऊपर ज्यादा भार नहीं होता, मतलब ज्यादा वजन नहीं होता, ज्यादा प्रेशर नहीं होता, बस अपने मस्त रहती हैं और चलती फिरती रहती हैं। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, कहीं भी जाए, किसी को भी फैल जाए, किसी को भी लग जाए। जैसे अभी कोरोना वायरस, ठीक है, इसने कितना बड़ा पेंडेमिक फैला दिया था, ठीक है। इस पर ज्यादा भार की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान के चलो हम रुई लेके आए, क्या लेके आए? कॉटन लेके आए, और एक थैली में लाए, तो सिंगल थैली लेके ऐसे ऐसे हिलाते रहे, घूमते रहे, उसका वेट ही नहीं है, ज्यादा भार ही नहीं है। लेकिन वही हम एक थैली में एक कोई भी आयरन का, कोई भी लोहे का एक कुछ लेके आए, जैसे मान लो बाट लेके आए, और एक थैली में लेके आए, तो उसको ऐसे हिला सकते? नहीं। फिर कहेंगे इसको 2-3 पन्नी लगा, 2-3 पॉलीथिन लगा दो, किस लिए? जिससे ये फट ना जाए। इसी प्रकार से ये है मल्टी सेलुलर, इसमें बहुत सी सेल इसलिए प्रेजेंट रहती हैं ताकि ये नष्ट ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। और यूनिसेलुलर, इनका कोई नष्ट होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मिट जाए नष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अभी हम बात करेंगे कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, वैसे तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। सेल परफॉर्मेंस, अब सेल कैसे काम करती है, सेल का परफॉर्मेंस क्या कैसे होता है? सेल ग्रो एंड मेटाबोलाइज, ठीक है। अब सेल ग्रो करती है और सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब जब सेल ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है क्या होगी? बड़ी होगी। इसकी नंबर में इंक्रीज क्या होगा? इंक्रीज इट्स नंबर, इसके नंबर भी बढ़ेंगे और इसकी साइज और इसकी
शेप भी बढ़ेगा। जैसे सेल जब डिवीजन होता है, अभी पढ़ेंगे हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, आप देखते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, जब मेटाबॉलिज्म होता है सेल में तो वेरियस एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस अगर, इसमें बहुत सी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं जिसको अपन बोलते हैं उपचय और उपापचय। ठीक है, ये सब प्रोसेस उसमें होती हैं। उसके बाद बात हम करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। सेल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, एग्जांपल भी हमने यहाँ बताया, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस। यूकेरियोटिक सेल का एग्जांपल है एनिमल और प्लांट्स। ठीक है, अब बात करें हम क्या कि सेल में कौन कौन से ऑर्गन्स या ऑर्गेन्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से कितने पार्ट रहते हैं, कितने भाग रहते हैं, सेल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस की। सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। फिर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से डिनोट करते हैं। कैसे? ER से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक वो रेटिकुलम कहलाता है जिसकी जो स्किन रहती है वो थोड़ी रफ टाइप की रहती है। ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, और बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम रहता है उसकी जो सतह रहती है वो स्मूथ रहती है, चिकनी सी रहती है। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, ठीक है, उसकी सतह खुरदरी रहेगी। ठीक है, रफ टाइप की रहेगी। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा उसकी सतह स्मूथ और चिकनी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम की। आपको पता है कि लाइसोसोम क्या काम करता है। एक हिसाब से कह सकते हैं लाइसोसोम काम क्या करवाता है, काम मतलब ऑर्डर चलाता है। अगर बेटा तुम नहीं करोगे ना तो समझ रहे हो ना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद वैक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम्स। ठीक है, और राइबोसोम्स भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली हम बात करते हैं 70S प्रकार की राइबोसोम और 80S प्रकार की राइबोसोम। ठीक है, अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जो 70S प्रकार के राइबोसोम वो कहाँ पाए जाएंगे। इनकी मात्रा कम है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये थोड़े हल्के हैं, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे 70S प्रकार के। ठीक है, और हाँ, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस की जरूरत भी नहीं है, कुछ भारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम्स की। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? मल्टीसेलुलर में, क्योंकि इनका क्या है, भार है, प्रेशर है, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? यूकेरियोटिक में पाए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा खेल तो माइटोकॉन्ड्रिया का है। कैसे? अगर हम कुछ कर रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और वर्क नहीं कर रही तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिक डाउन होने लगेगी। और हमने देखा है, एक हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल पढ़ी हुई है, क्रेब्स चक्र पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो कि किसने दिया था? क्रेब नाम के वैज्ञानिक थे जिनके नाम पे क्या पढ़ा है? क्रेब्स साइकिल पढ़ी, जिसमें से हम किसने 38 ATP का निर्माण करते हैं, जिससे क्या हमें एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में क्या है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसकी बात करें प्लास्टिसाइड की। ठीक है, प्लास्टिसाइड हो गया। उसके बाद बात करें पेरोक्सिसोम की। उसके बाद बात करें अपन साइटोस्केलेटन की। उसके बाद बात करें हम सेंट्रियोल की। उसके बाद बात करें हम साइटोसोल की। ठीक है, उसके बाद बात करें हम माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ये सब चीजें हमें सेल में देखनी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। ओके, लीजिए। तो गाइस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने बात की थी कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और सेल कैसे डेवलप हो रही थी। ठीक है, और एक चीज और बता दें हम कि ये सेल साइकिल की बात करनी है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ बात करनी है हमें सेल साइकिल की। तो सॉरी, सेल साइकिल कैसे काम करता है वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमें देखना है कि सेल साइकिल में कौन कौन से चक्र हैं जो चलते हैं। तो हम देख लेते हैं। बेसिकली ये जो चक्र बने हुए हैं ये चलते हैं G0, G1, S और G2। ठीक है, एम्पेज कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ऐसा कार्यक्रम जिसमें क्या होता है बाय विच सेल डुप्लीकेशन, सेल का क्या होना है, सेल में डुप्लीकेशन होना है, मतलब एक सेल से दूसरी सेल में क्या होना है, निर्माण होना है। अदर सेल कंटेंट एंड इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू टू टोटल सेल। अब एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना है। ठीक है, क्या बनना है, टू डॉटर सेल। इसमें कैसे प्रोसेस होती है वो भी देख लेते हैं। इन प्रोसेस वर्क सम रिएक्शन, इसमें कुछ और प्रोसेस होती हैं। ठीक है, कुछ और रिएक्शन होती हैं जैसे कि इंटरफेज, ठीक है, माइटोसिस, इसमें और भी रिएक्शंस हैं। मियोसिस भी इसमें आता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड आता है इसमें। ठीक है, इन सब की यहाँ हमें बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंटरफेज की। इंटरफेज क्या है? ठीक है, इंटरफेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोशिका तैयार होती है। क्या होती है? प्रिपेयर होती है के लिए, डिवीजन करने के लिए, सेल डिवीजन के लिए क्या होती है, इसमें तैयार होती है। ठीक है, तो हम यहां बात कर लेते हैं नॉन डिवाइडिंग पीरियड, ऐसा समय जहां कोशिका को डिवाइड नहीं होना है, बस तैयार होना है। ये कह सकते हैं कि बलि के पहले बकरे को सजाना, ऐसा मान सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां तैयार होनी है काय को, कोशिका काय के लिए, डिवाइडेशन के लिए। इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं अपन। और माइटोसिस भी है, ये प्रोसेस है काय के लिए, डिवीजन के लिए, डिवाइडेशन के लिए क्या रहेगी हमारी, माइटोसिस। और हमने देखा था जो ये माइटोसिस फेज है, ये माइटोसिस प्रोसेस है, ये किसमें हो रही है, मल्टी सेलुलर, मतलब यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें हो रहा है माइटोसिस विभाजन या माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन क्या में हो रहा है, यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। कैसा होगा, बाइनरी फिजन होगा। अच्छा, हमने बात की थी लुईवेनहॉक की और रुडोल्फ की। जो लुईवेनहॉक हैं, जो साइंटिस्ट हैं लुईवेनहॉक, इनने जीवित कोशिकाओं की, क्या, जीवित कोशिकाओं की खोज की थी कि सेल जीवित होती हैं। वो जो फर्स्ट बार सेल खोजी गई थी वो खोजी थी किसने, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि फादर ऑफ या रिसर्चर ऑफ सेल, तो कहां आपका आंसर आएगा, क्या, रॉबर्ट हुक। अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसने सेल को खोजा था, तो वो खोजा था लुईवेनहॉक ने। ठीक है, और बात करें कि सेल डिवीजन की बात किसने की थी, सेल डिवीजन को किसने बताया था, तो बताया था किसने, रुडोल्फ ने। किसने बताया था, रुडोल्फ ने 1855 में, 1855 में। ठीक है, ये किसने बताया था, रुडोल्फ ने, कि ये जो डिवीजन होता है सेल का, ठीक है, वो बताया था रुडोल्फ ने 1855 में। अब हम बात करते हैं इंटरफेज की। इंटर मतलब स्टार्टिंग, इस चीज की स्टार्टिंग। ठीक है, इसमें जी फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, सॉरी, ये साइकिल बनी हुई है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि इसमें कैसे वर्क करती है ये प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं अपन। ठीक है, तो हमें देखना है सबसे पहले G0 फेज। ये एक ऐसी फेज है जो तैयार हो जाती है। काय के लिए तैयार होती है कि अब हमारे साथ
और भी चीजें जुड़ने वाली हैं। मतलब अब हमें आगे चलना है, ये क्या के लिए, चलने के लिए तैयार हैं। जैसे मान के चलो अगर हमें यहां से और कहा जाना है, विदेश जाना है, तो हम अब रेडी हो गए काय के लिए, अपना बैग तैयार करके रेडी हो गए, अब हमें यहाँ से निकलना है। अब हम निकलेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ग्रोइंग रेस्टिंग फेज। अब ये ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये G0 फेज है, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ग्रोइंग फेज, ठीक है, फर्स्ट ग्रोइंग रेस्टिंग फेज। उसके बाद बात करेंगे G1 की। ये फेज क्या है, अब ग्रो करना शुरू कर रही है, इसमें होगा मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म रोल प्ले करेगा। तो हमने देखा था मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। उसके बाद इसमें होगा क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। अब जो भी डीएनए रेप्लिकेशन है अब वो होगा, ठीक है, जो भी आदान प्रदान रहेगा वो इसमें हो जाएगा। उसके बाद ग्रोइंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, अब ये डिवीजन करने के लिए तैयार है, टूटने के लिए कह दें या विभाजन के लिए कह दें या एक से दो कोशिकाओं को बनाने के लिए कह दें। अब ये क्या है, तैयार है। G2 फेज में क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। साइकिल चलती है कैसे, G0 G1 S फेज G2 फेज। ये क्या है, हमारी सेल साइकिल है, ये क्या है, हमारी सेल साइकिल है। अगर कोई पूछता है आपसे तो इस सेल साइकिल को आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हमें बात करनी है क्या कि माइटोसिस की बात करनी है, ठीक है। चलिए, अच्छा माइटोसिस के पहले हम बता दें आपको कि सेल के बारे में थोड़ा सा और बता दे रहे हैं, और यहां ऊपर थोड़ा सा, चलो यही से आप ये दे रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि सेल हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उसमें हम गिट्टी, सीमेंट, बालू और ये लेंटर वगैरह सब करके एक मकान को बनाते हैं। जब ये सब हो जाता है उसमें हम एक कमरा बनाते हैं, ठीक है, तो ये कमरा कहलाता है। लेकिन जब बहुत सारे कमरा बन जाते हैं और डेकोरेटेड हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, और डेकोरेट हो जाने के बाद तो पूरा क्या कहने लगता है, वो हाउस कहलाने लगता है, घर कहलाने लगता है। इसी तरीके से है, सबसे पहले क्या है, सेल बनेगी, ठीक है। सेल जब बनेगी तो क्या, सेल के बाद क्या बनेगा, टिश्यू। जब टिश्यू बन जाएंगे तो टिश्यू बनने के बाद क्या बनेंगे, ऑर्गन्स। क्या बनेंगे, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स बनने के बाद बनेगी क्या, बॉडी। बॉडी कह लें या ह्यूमन कह लें, एक मानव बन के, एक जीवन बन के, सॉरी ये शरीर बन के तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शरीर बन के तैयार। तो कोशिकाएं जब मिलेंगी तो वो टिश्यू का निर्माण करेंगी, जब कोशिकाएं मिलेंगी तो वो टिश्यू का निर्माण करेंगी, जब टिश्यू मिलेंगे तो वो ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे, जब ऑर्गन्स बनेंगे तो वो एक बॉडी बनाएंगे। ये सब हमें देखना है। और अगर हम बात करें कि जो सबसे बड़ी कोशिका है, अगर जो नेचर में सबसे बड़ी कोशिका है तो वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि सबसे बड़ी कोशिका है। और जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा। वो क्या है, माइक्रो स्मॉलेस्ट क्या है, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। और जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर बात करें ह्यूमंस की, बात करें ह्यूमन की, तो मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है, ओवरी। वो क्या है, ओवरी। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ओवरी है। और सबसे छोटी, जो सबसे छोटी सेल है वो है स्पर्म, ठीक है। ओवरी मीन्स यहां हमारा ओवा से मतलब है, एग से मतलब है, ओवा या ओवम।
ओवरी से मतलब है ओवम, ठीक है, और स्पर्म, ये सबसे स्मॉल और लार्ज, लार्ज, ठीक है। मानव में सबसे जो बड़ी सेल होती है, लार्जेस्ट सेल इन दी ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ओवम, ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल इन दी ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। और हमें पता है सेल डिवीजन रिपीटली, लगातार रिपीटली क्या होता है, सेल डिवीजन होता रहता है, लेकिन जहां सेल डिवीजन नहीं होता है, एक ऐसी भी जगह होती है हमारी बॉडी में जहां सेल डिवीजन नहीं होता है, वो कहां है, न्यूरॉन्स में। वो कहां है, न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि हमें अपने सिर को कवर करके रखना चाहिए। अगर हमारे ब्रेन में चोट लग गई, दिमाग में चोट लगी और न्यूरॉन्स तक पहुंच गई है तो वो रिकवर नहीं होगी, समझ रहे ना। एक बार जो यहां से डिलीट हुआ तो हुआ, फिर वो कहीं नहीं मिलने वाला। अभी तो हम देखते हैं कि हम कुछ हम कुछ फोन जो चलाते हैं ना, उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो हम कहाँ रिसाइकल में जाके ढूंढ लेते हैं, लेकिन यहाँ न्यूरॉन्स में नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये मानो कि जब रिसाइकल से गई तो कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, हमें अपने सिर का ख्याल रखना है और न्यूरॉन्स तक क्या है, चोट नहीं पहुंचने देनी, इंजरी नहीं। जैसे मान के चलो अगर हमें यहाँ कट लगेगा, हमने पहले ही बताया है, तो ये रिकवर हो जाएगा। और अच्छा बात करें जो सबसे जल्दी और सेल जो सबसे ज्यादा जहां और सबसे फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है, फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है जहां, वो होता है लिवर में। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सेल डिवीजन लिवर में होता है। मान के चलो कि अगर हमें यहां चोट लगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लीवर अगर हमारा और कट फट जाए ना तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है, लेकिन न्यूरॉन रिकवर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है ये सब चीजें, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि माइटोसिस की, ठीक है। अब हम माइटोसिस की बात करेंगे। माइटोसिस में क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। माइटोसिस जो प्रोसेस रहेगी, माइटोसिस ये कैसी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस prepared to the cell डिवीजन। अब क्या होता है कि यहां अगर थोड़ा लिखते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अपन स्क्रीनशॉट के बाद लिख लेते हैं, ठीक है। और बेसिकली अपन देख लेते हैं इसमें क्या रहेंगे, कुछ फेज रहेंगे जिसको बोलते हैं, जिसको पहला रहेगा आपका क्या, इंटरफेज, दूसरा रहेगा प्रोफेज। इसमें एक फेज और काम करती है जिसको इनलेट फेज बोलते हैं, ठीक है, इनलेट प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या, मेटाफेज, क्या आएगा, मेटाफेज। उसके बाद क्या आएगा आपका, एनाफेज, उसके बाद क्या आएगा आपका, टीलोफेज, 1 2 3 4 5, टीलोफेज, ठीक है। ये सब प्रोसेस रहेंगी आपकी, ठीक है। इन प्रोसेस में क्या रहेगा, हम इंटरफेज में देख चुके हैं, ठीक है, कि जो हमारे सेलों में प्रिपेयर होती है सेल डिवीजन के लिए,
ठीक है। उसके बाद प्रोफेज में क्या रहेगा, सेल डिवीजन, मतलब क्या रहेगा, सेल के जो क्रोमोसोम है वो अब तैयार रहेंगे टूटने के लिए। तो यहाँ अपने अपने सेंट्रीओल के साथ क्या होने लगेंगे, जाने लगेंगे। ठीक है, मान के चलो ये एक सेल हो जाएगी। ठीक है, अब इस सेल के बाद क्या होगा, अब यहाँ ये क्या है, तैयार है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे अब क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, फिर ये सेपरेट होने लगेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े से क्या होने लगेंगे, ओवरलैप करने लगेंगे। ठीक है, सेपरेट होने लगेंगे। उसके बाद जो आपका क्या रहेगा, ये एनाफेज आएगा, यहाँ ये तैयार हो जाएगी क्या में, इंटरफेज। उस प्रोफेज में थोड़ा सा सेपरेट होने की कोशिश करेगी। उसके बाद मेटाफेज में दो अलग अलग भागों में बढ़ने लगेगी। एनाफेज में क्या आएगा, कंप्लीटली ये क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगी। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ सेल डिवीजन की। ठीक है, हमने देखा था सेल डिवीजन दो प्रकार से हो रहा था। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में सेम प्रोसेस थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो दो क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो गए थे। अब यहां बात करनी है मियोसिस की। ठीक है, अब म्यूसिस क्या रहेगा, इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इस प्रकार का सेल डिवीजन कहां होगा, स्पर्म और एग में। ठीक है, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जब डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा तो क्या रहेगा आपका, साइटोकाइनेसिस। अच्छा, साइटो मतलब होता है एक्चुअली सेल। ठीक है, और स्टडी ऑफ सेल कहते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या यहां पे, इंटरफेज। इंटरफेज में देख लिया था, और प्रिपरेशन हो रही थी के लिए, सेल डिवीजन के लिए। अब बात करते हैं प्रोफेज की। ठीक है, ये तैयारी है। अब इसमें होना है कौन सा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। ठीक है, क्या होना है इसमें, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन होना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या होगा, प्रोफेज। दिस प्रोसेस लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कठिन प्रोसेस होती है। ठीक है, और बहुत लंबी प्रोसेस होती है। लगभग ये प्रोसेस चलती है आपकी 3 मंथ। कितनी, 3 मंथ ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेटाफेज की। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या होगा, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, ये अरेंज हो जाएंगे कहा, अपने अपने लोकेशन पर। ठीक है, के लिए सेपरेट आउट होने के लिए, सेपरेट आउट होने के लिए क्या हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह पे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, एनाफेज, मूवमेंट ऑफ होमोलोगस। ठीक है, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम जो रहेंगे वो अब क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे विदाउट कौन से, सेंट्रोमर्स, बिना सेंटर, मतलब इनको अब सेंटर्स की जरूरत नहीं है, ये अपनी जगह से क्या हो गए हैं, दूर होने लगे हैं, अब टूटने लगे हैं। ठीक है, और ब्रेक के जगह टूट जाते हैं और न्यूक्लियाई से। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस से सेंट्रोसोम से टूट गए, अलग अलग हो गए हैं। उसके बाद टेलोफेज में क्या रहेगा, क्रोमोसोम्स elongate, क्रोमोसोम्स elongate, फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल। अब इनने क्या किया है, ये 2 कोशिकाएं बना ली हैं। ये सेल हो जाएगी, ये कौन सी है, हैप्लॉइड सेल है। कौन सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है। ये फर्दर प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, ये हमारा सेल डिवीजन भी हो गया। हमने देखा सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल फॉर्मेशन। ठीक है,
और हमने आपको ये बताया कि बॉडी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली हैं। मैं बोर्ड पे आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, वैसे आप इसमें से भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो, वरना आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं आपको किसी न किसी माध्यम से नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।